लिखो इसमें, in the above graph, in the above graph, we see that the stopping potential for different intensities, but the same frequency, of light is constant. Is constant. This is because अब इसका जो प्राइमरी एक्सप्लेनेशन होता है वो लिखवाने जा रहा हूं मैं, वो लिखवा ही दूंगा, वैसे ही समझ में आ जाएगा, तो सुन के समझ में आ जाएगा. दिस इज बिकॉज फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी, the kinetic energy acquired by an electron the kinetic energy acquired by an electron to the maximum extent remains constant. To the maximum extent remains constant. Therefore, the work done to stop this electron, the work done to stop this electron remains the same. The work done to stop this electron remains the same. Hence, the stopping potential does not change. Hence, the stopping potential does not change. ठीक है, तो क्या हुआ यहाँ पे, ये बोला है कि काइनेटिक एनर्जी, देखो मैक्सिमम एक्सटेंट क्यों लिखवाया है, अगर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबने कुछ कुछ काइनेटिक एनर्जी एक्वायर करी, जिस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, अगर आप उसी को रोक दोगे तो बाकी सब तो ऑटोमेटिकली रुक गए ना, हाथी के पांव के तले सबका पांव समा जाता है. तो हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन से एक की एनर्जी 2 जूल, 5 जूल, 10 जूल, 15 जूल, 20 जूल, तो तुम अगर 20 जूल वाले को रोक दोगे तो बाकियों की तो इससे कमी है, वो तो वैसे ही रुक गए. समझ आया? तो हमारा फोकस जो होता है वो सिर्फ उस इलेक्ट्रॉन को रोकने का होता है जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है. रुकते सारे ही है, बट मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप उसको रोक दोगे तो सारे ऑटोमेटिकली, ये बोला गया. अब रही बात इसकी कि फ्रीक्वेंसी अगर कांस्टेंट है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट क्यों होती है? जब आप इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराते हो ना, तो वो एनर्जी जो है वो दो टुकड़ों में बंटती है. एक तो वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने में लगती है, और बची हुई एनर्जी जो होती है, उस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इजेक्ट कर जाते हैं. तो आपने 15 जूल एनर्जी दी, जिसमें से 10 जूल एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन को सिर्फ तैयार करने में लग गई कि भाई उठ और भाग. अब उसमें से 5 जूल बच गई, उस 5 जूल की जो एनर्जी है वो होगी काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, अगर आप 10 जूल ही दे देते, 15 की जगह 10 जूल दे देते, तो 10 जूल एक्साइट करने में लग जाती और कोई काइनेटिक एनर्जी आपको नहीं मिलती.
तो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी इस केस में? 5 जूल मिल जाएगी। ठीक है। अब ये जो चीज होती है ना, ये प्लेट के मटेरियल पे डिपेंड करती है, जो एनर्जी ऑफ एक्साइटेशन है। तो ये तो हो गई क्या, कांस्टेंट। बचा क्या, काइनेटिक एनर्जी जो ऊपर नीचे हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितनी फालतू प्रोवाइड कर रहे हो, यानी टोटल एनर्जी पे डिपेंडेंस है। अब एनर्जी ऑफ अ फोटोन किससे पता चलती है? एच न्यू से। और काइनेटिक एनर्जी जो है वो उतनी ज्यादा होगी जितनी एनर्जी टोटल ज्यादा होगी, यानी जितना एच न्यू ज्यादा होगा। अब एच इन टर्न क्या है? अगेन कांस्टेंट। तो जितनी ज्यादा आप फ्रीक्वेंसी रखोगे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एक वेरिएबल हो गया है, जितनी ज्यादा लाइट की फ्रीक्वेंसी होगी बेसिकली उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स की अक्वायर्ड काइनेटिक एनर्जी होगी। बात समझ में आई? तो ये चीज लिखवाई है कि अगर आप फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट रख दोगे तो जो अक्वायर्ड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या हो गई? कांस्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी जब कांस्टेंट है तो उसको रोकने के लिए उतना ही तो वर्क करना पड़ेगा आपको, इसीलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। बात समझ में आई कि निकल गई ऊपर से? आ गई? क्या लिखा है लास्ट हमने? अब लाइन तो बता दो ना पूरी। हम्म। remains the same as the stopping potential does not change। ठीक है। तो फिर ये हमें आगे का रास्ता और दिखा देता है कि अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो चेंज नहीं होता इंटेंसिटी के बदलने से, अगर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट या कलर ऑफ लाइट हम सेम रख रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी को हमने क्या रखा? कांस्टेंट। तो फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से क्या असर पड़ेगा, अब हम बात करेंगे उसकी। समझ आया? ठीक है, चलिए अगले ग्राफ पे चलते हैं।